ये बड़ी खबर है मनीष जी, ये कैसा लगा बताइए। सवाल ये उठता है कि लखनऊ के डीएम ने, माफ कीजिएगा, लखनऊ के एलडीए के वीसी ने बोला था जब अग्निकांड हुआ था कि लखनऊ की 94% कॉमर्शियल बिल्डिंग अवैध है, नक्शे पास नहीं है। तो क्या सब पे बुलडोजर चलेगा या सिर्फ आजम खान यूनिवर्सिटी का नक्शा, वो भी यूनिवर्सिटी उस एरिया में बनी थी जब वहां पे रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती थी। 2-4 बिल्डिंगे जिला पंचायत से पास हैं, वो वहां पे शिक्षा का काम मुफ्त कमजोर तबकों को मुफ्त में या बहुत कम पैसे में शिक्षा दिलाने का काम कर रहे थे। इतना खूबसूरत कैंपस है। राज कपूर जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस बार एक कैंपस की तस्वीर दिखा दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैंने मतलब आजम खान साहब को इस यूनिवर्सिटी के लिए वो इतना जबरदस्त डेडिकेशन उनके अंदर था, इतना डेडिकेशन था। उस आदमी का गुनाह क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। उसको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है। वो सलाखों के पीछे है। मैं उसके आत्मसम्मान को सलाम करता हूं कि वो झुका नहीं। वो झुक गया होता, उसने बात मान ली होती कि तुम सपा छोड़ के बसपा में चले जाओ, जैसे एक सज्जन ने ट्विटर पे लिखा है, तो वो आज चांसलर बन के बैठे होते और सब कुछ उनका चल रहा होता। ये रामपुर साहब के डीएम के बयान पर पहली प्रतिक्रिया क्या है मनीष जी? मैं तो बहुत जब से सुना हूं बहुत विचलित हूं। देखिए, अभी उनको एक उनके सामने एक संकट क्या है कि अभी उनके उनके सारे अभी वो राम मंदिर जिसको लेकर के वो जिसकी राजनीति करके वो दिल्ली की सत्ता हासिल किए हैं, और कह लीजिए कि राम मंदिर ने ही उनको लाया था। राम मंदिर आंदोलन ने ही बीजेपी को अर्श से फर्श तक पहुंचाया, फर्श से अर्श तक पहुंचाया। 2 सीट से सत्ता के केंद्र में आ गई बीजेपी। आज ये लग रहा है कि उसके रेसे रेसे को भाजपा ने दोहन किया है, उसका लूटा है उसको। उसके आंदोलन के दौरान 14 करोड़ 100 चंदा, उसके निर्माण के दौरान भयानक जमीन लूट, और उसके प्रबंधन के दौरान भयानक चढ़ावा चोरी। तो आप समझ लीजिए कि वो जो नैरेटिव था इनका हिंदुत्व का, वो इसको हिंदू धर्म ने और हिंदू धर्माचार्यों ने और हिंदू जनता ने ये बात समझ ली कि ये राम मंदिर के बहाने, असल में राम मंदिर के जरिए लूटना चाहते थे, आर्थिक दोहन करना चाहते थे, राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। ये बात जो विपक्ष बोलता था आमतौर पे, वो बात अब हिंदू जनता और हिंदू धर्माचार्य बोलने लगे। वो अपने सबसे खराब दौर में है बीजेपी। अब इस समय कोई मुख्तार नहीं है, कोई वो इलाहाबाद वाले नहीं है जिनके जरिए बीच में डाइवर्ट करने की कोशिश हुई थी। अब वो बेसिकली एक आजम खान बचे हुए हैं जिनको इतना उत्पीड़न किया गया हिंदुस्तान के इतिहास में। अरे तो उनकी यूनिवर्सिटी पे खुंदक क्या निकाली? उनको तो आपने जेल भेज ही दिया, वो जेल में है ही है। नहीं, 80 साल अभी आजम खान उनके काम के हैं। अभी भी आजम खान उनके काम के हैं। बेसिकली आजम खान ज्यादा मुखर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से अपनी बात करते रहे, बहुत ताकतवर तरीके से भाजपा के राजनीति का एक्सपोजर करते रहे। वो बहुत एक ताकतवर लीडर के बतौर उनकी पहचान बनी। तो ये आवाज नहीं आ रही, लगता है साउंड कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रही मनीष भैया, नेट की कुछ प्रॉब्लम लग रही है। जब भी किसी गंभीर विषय पे चर्चा करना शुरू कीजिए, आवाज आनी बंद हो जाती है। आपकी आवाज चली गई थी। जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। जी, तो अब मान लीजिए उनको कोई एक ऐसा व्यक्ति चुनना था जिसपे अटैक करके पूरे मसले को डाइवर्ट किया जाए, पूरे मसले को दूसरी दिशा में किया जाए।
अभी तो अब ये डाइवर्ट कितना होगा, क्योंकि हिंदू जनता के अंदर वो ले गए थे एंटी मुस्लिम पूरा दिमाग, और वो एक प्रतिनिधि बन गए थे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के, हिंदू धर्माचार्य के, हिंदू धर्मस्थलों के प्रतिनिधि बन गए थे। अब वो पूरा उनका नैरेटिव है सब वो मुझे मिट लगता है गया इस गेट से उनको ऐतराज होगा ना। ना, इस गेट से उनको ऐतराज नहीं, उनको हाँ बेसिकली हाँ कोई मुस्लिम पर्सनालिटी चाहिए, हाँ। तो कोई मुस्लिम पर्सनालिटी चाहिए, वो अरे भी बड़ी इमारत भी कई हिंदू मुसलमान होती है। बिल्कुल, वो उनके लिए तो वही राजनीति का सेंटर पॉइंट है ना, उनके लिए तो वही राजनीति का सेंटर पॉइंट है। अब बताइए, इस तरह का मॉडर्न क्लासरूम बनाया है, इस तरह का मॉडर्न क्लासरूम, उनको उनको और इसमें जी ज्यादातर बच्चे बिना किसी फीस के पढ़ते हैं। जी, उनको बेसिकली भारत की चिंता नहीं है, उनको बेसिकली भारत की विविधता की चिंता नहीं है, भारत के संविधान की चिंता नहीं है, उनको बेसिकली एंटी मुस्लिम कैंपेन का उनका सेंटर पॉइंट है, वो एंटी मुस्लिम अरे तो कैंपेन। अरे इसमें सर हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते हैं सर, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुसलमान पढ़ रहे हैं जो उससे यूनिवर्सिटी फर्क में। नहीं पड़ता, उनके लिए उससे फर्क नहीं पड़ता है किसने किसने इसको सेंटर किया। वो अलीगढ़ को टारगेट करते हैं, वो अलीगढ़ को किसने खड़ा किया इसलिए टारगेट करते हैं। अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं, अलीगढ़ में बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का जाता है वहां पढ़ने, बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां टीचर भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू हैं। मेरे तो एक मित्र हैं दीप शिखा जी, वहां टीचर है। तो वो ये उनके लिए इशू नहीं है, इशू ये है कि बेसिकली उसके सेंटर में कौन है, किसने खड़ा किया उस कैंपस को, उस यूनिवर्सिटी को, ये सवाल है उनके लिए ना। अब ये देखिए, ये बिल्डिंग है, शिक्षा के इतने अच्छे केंद्र हैं पूरे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी फैकल्टी भी रखी है, पॉइंट की है। आप तो जानते ही आजम कितने पढ़े लिखे, खुद मतलब खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना आसान काम तो होता नहीं, जो टॉपर होता है उसी का एडमिशन मिलता है। बिल्कुल, उन्होंने मदरसों को आप देखिए ना, मदरसों के बारे में उनकी क्या है, मदरसों को उन्होंने जो शिक्षा का केंद्र है बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों के लिए, जो अभी का शिक्षा है निजीकरण है, और जितने बड़े पैमाने पर वहां लूट है पैसे की, वहां सब लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। वहां मदरसों ने बहुत बड़ी मदद की, कम से कम मुस्लिम समाज के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको पढ़ाने का कोशिश किया, उनको अवेयर करने का कोशिश किया। उसको आप देखिए ना, उसको सब जांच के दायरे में, कोई संस्कृत विद्यालय जांच के दायरे में नहीं, मदरसे जांच के दायरे में। आप ध्यान दीजिए ना, वो एक उनका सेंट्रल एजेंडा है। हालांकि वो सेंट्रल एजेंडा थोड़ा फिसल गया है, अभी एंटी मुस्लिम भावना उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर पड़ गई। लेकिन मनीष दलित भाई, ये पिछड़ा, परीक्षा भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये परीक्षा भी है विपक्षी दलों के लिए। अगर इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर कोई आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं तो भाई ये लोग अपने आप को सेकुलर कहना और गरीब दुनिया, मतलब गरीबों के हित की रक्षा करने वाला बनाना बंद कर दे सर ये लोग। बिल्कुल ये सवाल है, बिल्कुल ये सवाल है, बिल्कुल ये सवाल कि आपका सेकुलरिज्म, आपका सामाजिक न्याय, ऐसे ही समय में आपके सामाजिक न्याय की, आपके सेकुलरिज्म की परीक्षा होती है। ये आपके ऊपर भी निर्भर है। अभी तो आपके पास ये मौका है कि हिंदू जनता भी आपके साथ खड़ी है, हिंदू जनता भी बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी की असलियत जान चुकी है। अगर ऐसे समय में राहुल गांधी इस पे नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव, पता नहीं अभी तक उनका बयान आया कि नहीं आया, नहीं उनका ट्वीट आ गया है, तो केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा, इस पे तो अब उनकी पार्टी के नेता ट्वीट ही कर रहे हैं। मैं तो काफी नेताओं से कोशिश किया डिबेट में कोई आने। अभी तो रामपुर चलो का नारा दे देना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, समर राज नहीं कहता कि पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को लोगों को घेर लेना चाहिए ह्यूमन चेन बना के। हाँ बिल्कुल, पूरा कांग्रेस का, सपा का, तमाम विपक्षी पार्टियों का केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए, रामपुर चलो का नारा दे देना चाहिए, और हिंदू जनता से भी अपील करना चाहिए कि कोई यूनिवर्सिटी जो है, कोई संस्थान जो बेसिकली एक बहुत मेहनत से, कोई अगर अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेंटर
मालवीय जी ने रहते तो उसका भी वही हाल होता। वहां भी गलती से कोई मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम रहता तो उस कैंपस को भी घेरा जाता। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई अगर इस तरह का मुस्लिम रहता तो वो भी नहीं बचता। काशी विद्यापीठ अगर बनारस में है, वो अगर उसका सेंटर में कोई मुस्लिम रहता तो वो भी सेंटर में रहता, टारगेट में रहता। तो ये रामपुर को क्यों अलग से टारगेट किया जा रहा है, ये अलीगढ़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ध्यान दीजिए ना, अलीगढ़ को वो लोग, अरे अलीगढ़ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साहब, अब अलीगढ़ को भी टारगेट कर। उस पे और क्या, उस पे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि उसको अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के दर्जे से मुक्त किया जाए। अब बताइए क्या इसका क्या मायने है? वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के बतौर उसको जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मिल रही है, उसको छीनना चाहते हैं, जबकि उसमें वो है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, लेकिन घोषित तौर पे है, लेकिन उसमें हिंदू जनता का बहुत बड़ा हिस्सा, हिंदू बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा वहां अध्ययन करता है, टीचर है, प्रोफेसर है। उन्होंने इसका ध्यान तो नहीं रखा कि वहां केवल मुस्लिम ही टीचर हो सकते हैं, या केवल जो है वो हो सकते हैं छात्र। अभी जितनी क्रिश्चियन कॉलेजेज हैं, मिशनरी कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, उसमें कितने परसेंट क्रिश्चियन पढ़ते हैं? अगर आप ध्यान दीजिए, 90% तो हिंदू समाज पढ़ता है उसमें। जो पूरा मिडिल क्लास है, जो बड़ा हिस्सा है, वो पढ़ता है। कितने परसेंट क्रिश्चियन पढ़ते हैं? आप अगर लखनऊ के क्रिश्चियन मिशनरीज वाले स्कूलों को ध्यान दीजिए ना आप, और बनारस का दीजिए, आप कानपुर का दीजिए, देख लीजिए आप उसका सर्वे करा लीजिए, कितने बड़े पैमाने पर उसमें 90% टीचर आप पाएंगे कि वो क्रिश्चियन समाज से नहीं है, 90% छात्र पाएंगे कि वो क्रिश्चियन समाज से नहीं है। वो है क्रिश्चियन उसने ये, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी खो के नहीं करना चाहते हैं। उनको एक मैसेज, वो एक काम कर रहे हैं, वो एक मिशन है उनका। सरकार ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में 1 लाख प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया। सरकार ने पिछले 1 साल में, पिछले 10 सालों में, 5 सालों में कह लीजिए, 1 लाख प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया। 1 लाख ऐसे स्कूल होंगे जो एकल विद्यालय होंगे, एक टीचर होगा। वहां जो टीचर पढ़ाता है वो अपने बच्चे को भी वहां नहीं भेजता है पढ़ने के लिए। ये हाल आपने बना रखा है। तब ऐसे समय में जो मिशनरी स्कूल हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन को हो चाहे मुस्लिम का, वहां वही कम से कम लोगों के लिए सहारा है। अब उनको आप अपने राजनीतिक कारणों से टारगेट किया, उनको बकरी चोर बनाया भाई, उनको बकरी चोर बनाया, मुर्गा चोर बनाया, अंडा चोर बनाया भाई आजम खान सर। इतने मुकदमे लादे गए, जैसे लगा कि मतलब क्या बोलूं सर। वही तो अब क्या ही कहा जाए। उन्होंने अगर हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति उन्होंने बनाई होती तो आप बुलडोजर चलाते तो हम लोग स्वागत करते। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा देना कौन सा अपराध है भाई? और सब जानते हैं कि राज कपूर जी, अमिताभ ठाकुर साहब जुड़ गए हैं शायद, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस, उनको जरा इन कीजिए। देखिए भाई, छात्रों की सबसे बड़ी आवाज इस वक्त हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ ठाकुर सर। प्रणाम सर। सर ये जो रामपुर के आपकी जैसी सेवा के एक अधिकारी का, डीएम महोदय रामपुर का एक बयान वायरल है, जिसमें उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को कहा कि 15 दिन के अंदर आप अपनी सारी बिल्डिंगें गिरा दीजिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है भाई? मैं अभी मनीष जी की बातें सुन रहा था। और मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता था या कहना चाहूंगा वो बातें इन्होंने बहुत ही सारगर्भित ढंग से बताई। मनीष जी, इन्होंने सही कहा कि मतलब जो शिक्षा संबंधित विद्यालय हैं या स्थल हैं, उनके संबंध में हम लोगों का अप्रोच रचनात्मक, सृजनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। कोई व्यक्ति अपने साथ लेके नहीं जाता है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। अगर हम लोग जो है जिस पर हम सभी नाज करते हैं,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं BHU, तो उसको जिस व्यक्ति ने अथाह परिश्रम करके जिनका सृजन किया, तो वह चले गए। उनकी अगर हमने बहुत दिया उनको, अगर बहुत दिया तो उनकी एक मूर्ति हमने बाहर लगा दी चौराहे पे। अब वो देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। इससे ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। वो पूरी की पूरी बिल्डिंगें रह गई हैं। आप हम जाते हैं, हमारे पिता के पिता ने शिक्षा ली, अब हमारे पुत्र लिए, अगला 3rd 4th जनरेशन 5th जनरेशन लेगा। तो हमें सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। अंग्रेजों ने भी, देखा जाए, अंग्रेजों ने भी उन बिल्डिंगों को नहीं गिराया। उसमें भी कुछ मानक हो सकता है, कम रहे हों, ज्यादा रहे हों, मानकों को ठीक किया जा सकता है। मानक ऐसी चीज नहीं, भूमि तो एक है कि जो भूमि की समस्या हो, मानक तो मान लीजिए कम है, उनको ठीक कर दिया जा सकता है, ठीक किए जाते हैं, उनको ठीक किए जाने के नियम हैं। तो मेरा यह मतलब प्रशासन से, शासन से मैं समझता हूँ ये विनम्र अनुरोध है, और हम सभी लोगों का, क्योंकि शासन प्रशासन को हम और आप अनुरोध ही कर सकते हैं। शक्तियां उनमें निहित होती हैं, अच्छे और बुरे सभी जो करते हैं। कहा जाता है कि जैसे राज्यपाल होते हैं, वह जब किसी को बर्खास्त करते हैं तब भी कहते हैं द गवर्नर इज प्लीज्ड, किसी को सस्पेंड करते हैं तब भी करते हैं द गवर्नर इज प्लीज्ड। गवर्नर हमेशा प्लीज्ड ही होते हैं। वह तो सरकार हमेशा खुश होकर ही जो करती है सो करती है, क्योंकि वो जनता की आवाज मानी जाती है। और हम और आप जनता के रूप में उनसे अनुनय विनय नाना प्रकार से कर सकते हैं कि जो कार्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, अंग्रेजों को भी लगा होगा कि BHU में या AMU में या उस समय के तमाम और जो शिक्षा केंद्र थे, जामिया मिलिया था, जितने थे, न जाने कितने, मतलब कुछ जो है जाति पे, कुछ धर्म पे आधारित थे, कुछ जैसे कांग्रेसी विचारधारा के थे, अन्य विचार, उन्होंने किसी को नहीं गिराया। तो हम उनसे कम से कम और कुछ नहीं तो उनके बराबर खड़े हो पावे स्वतंत्र भारत में ही। अगर हम उस पर विभेद करने लगे तो मुझे लगता है ये कष्टप्रद होगा। और भविष्य और इतिहास, जैसे आज हम अंग्रेजों के बारे में, मतलब यह एक हमें न चाह के भी यह बयान सुनने के बाद, उस जिला मजिस्ट्रेट का बयान सुनने के बाद, बरबस न चाहते हुए अंग्रेजों की प्रशंसा अगर करनी पड़े कि उन्होंने कोई भवन नहीं गिराया इस प्रकार शिक्षा का, और हमारे अपने अफसर जो ब्राउन जो इंग्लिशमैन है, अगर वह गिरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हम मतलब अंग्रेजों के मानदंड तक भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जिनको हम कोसते हैं, जिनकी मूर्तियां हम गिरा रहे हैं, तमाम उनके बारे में भर्त्सनापूर्ण बातें कह रहे हैं, उन्होंने संरक्षित कर दिया। वह चाहते, आप समझ लीजिए, आज से 100 साल पहले तो क्या मालवीय जी वो विश्वविद्यालय बना पाते? और क्या एक ईटी लगा पाते सर? अंग्रेज चाहते तो एक ईटी लगा पाते। न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनती, न कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनती, न कितना भी ताकतवर हो, प्रधानमंत्री कितना भी ताकतवर, वाइसराय और गवर्नर तो नहीं बन सकता है अंग्रेज का। वह बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उस समय वहां न सुप्रीम कोर्ट थे, न हाई कोर्ट थे, न मानवाधिकार था, न प्रेस था, कुछ नहीं था। तो उस समय भी उन्होंने यह कार्य नहीं किया। मुझे लगता है सरकार इस बात को समझेगी और इस प्रकार के, मतलब वैसे कहता हूं कि जो जन विरुद्ध बातें हैं उनको नहीं होने देना सुनिश्चित करेगी। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे? आवाज नहीं आ रही। को मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत उस पोजीशन में जा करके भी, और फिर एक जनता की लड़ाई में हमेशा इनको देखता रहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी उनके पास बेसिकली अभी भी वो जनता हिंदू मुस्लिम से दूर हो रही है, जनता हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर हो रही है। बीजेपी फिर उसको उसी दिशा में लौटाना चाहती है, उसी दिशा में ले जाना चाहती है। ये उसका, क्योंकि उसकी राजनीति मर जाएगी, उसकी पॉलिटिक्स मर जाएगी, उसका पूरा सांस प्राण ही वही है कि वो जितना ज्यादा एंटी मुस्लिम हिंदू समाज को करे। अगर एंटी मुस्लिम नहीं करेगा वो, तो वो जो मान लीजिए वो जो दलित पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, वो हिस्सा अपने आप को उससे अलग कर लेता है। अभी उत्तर प्रदेश में ये मैं देख रहा हूँ 24 के बाद उसके अंदर एक भावना बलवती हुई है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, दलित पिछड़ा आदिवासी समाज मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा हो रहा है। बीजेपी को ये पसंद नहीं है, बीजेपी को ये स्वीकार नहीं।
और अभी ये जो पहले राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद आपने देखा होगा 24 में फैजाबाद तक ये हार गए, 35-37 सीट हार गए, प्रधानमंत्री की जीत का अंतर कम हो गया। उस समय भव्य उद्घाटन के बाद उस समय चोरी नहीं सामने आई थी अभी, हालांकि चोरी आ चुकी थी उससे पहले भी। 90 के दशक में भी आप समझिए कि आंदोलन अभियान के दौरान जो है 1400 करोड़ का चंदा का मामला, निर्माण आंदोलन के दौरान जो है आप देखिए कि आप बड़े पैमाने पर जमीन लूट का मसला, और अब ये प्रबंधन के दौरान चढ़ावा चोरी, तो वो फिर से उसको वहां लौटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको एक ऐसा फिर से उनको कोई एक ऐसा चाहिए था, कोई ऐसा एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था जो पॉपुलर हो, जो बहुत साफ गोई से बात करता हो। ये जो बेसिकली आजम खान बेसिकली उनकी जो भी ये आलोचना होती है तीखा बोलने का, वो तीखा नहीं बोलते हैं, सच बात बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। आमतौर पर उसको तीखा लोग बोलते हैं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि बयान जो देते रहते हैं लोग, बहुत लिबरल किस्म का एक बयान होता है। आजम खान थोड़ा साफ साफ बोलते हैं, तो अभी उनको लग रहा है कि आजम खान को टारगेट फिर से करेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ जाएगी, राम मंदिर चोरी का सवाल पीछे चला जाएगा। उनको लग रहा है कि राजनीतिक दोहन जो उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का किया है, आर्थिक दोहन किया है, राम मंदिर को अपने निजी बैंक में बदल दिया है, उस दिशा में वो सब चीजें लोग भूल जाएंगे। ये शायद उनका अंतिम प्रयास है, कोई और चेहरा इस तरह का है नहीं। आजमगढ़ को, आजम खान साहब को तो देखिए ना, वो बकरी चोरी, अंडा चोरी, क्या क्या बनाया। उस तरह के एक प्रोमिनेंट लीडर को जो बेसिकली एक और मुझको कहना है इसमें, विपक्ष को लेकर के मुझको कहना है, जितना जिस लेवल पे अभी तो राजनीति बदली है, थोड़ी समाजवादी पार्टी की भी, थोड़ा कांग्रेस की भी बदली है, थोड़ा सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट हुए हैं लोग। वो 24 में जनता ने उनको बदला है, जनता ही पहले खड़ी हुई थी, वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं खड़ी हुई थी, जनता खड़ी हुई थी कि संविधान बदलने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को खत्म करने वाले लोग हैं, आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। बाद में उसको कांग्रेस ने, सपा ने पकड़ा। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं, बीच में एक बहुत बड़ा आरोप था कि आजम खान के साथ उनकी पार्टी ही नहीं खड़ी है। आप समझिए इस बात को, ये कोई फर्जी इल्जाम नहीं है, ये वास्तविक इल्जाम। तो अभी जब ये राम वहां पे जो अगर आजम खान साहब को अगर टारगेट किया जा रहा है, तो अभी मेरा फिर कहना है आपसे कि अगर ये विपक्ष की भी परीक्षा है, विपक्ष की भी बहुत जबरदस्त परीक्षा है कि वो क्या राम पर चलो का नारा देने जा रहे हैं, क्या इसको आंदोलन का मुद्दा बनाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी बचाओ का एजेंडा उनके केंद्र में है, शिक्षा बचाओ उनके केंद्र में है। क्या आजमगढ़ के आजम खान के नाम के चलते क्या वो भी पीछे हटने जा रहे हैं? क्या केवल एक्स पे ट्वीट करेंगे, क्या प्रेस वार्ता करेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, क्या इसको आंदोलन तक देने जा रहे हैं? ये थोड़ा देखना बाकी है। पिछले दौर में इनके ऊपर इल्जाम था कि ये लोगों ने, जब बीजेपी उतना गंदा अटैक कर रही थी आजम खान साहब पे, तब चौतरफा विपक्ष में चुप्पी थी। क्या अब जो उनकी बदली हुई राजनीति है, उस बदली हुई राजनीति में एक उनको समझ है क्या कि हिंदू मुस्लिम जनता के बीच में एकता बढ़ रही है? इस समय अगर हम आजम खान के साथ खड़े होंगे तो इससे कोई कम्युनल सवाल नहीं बनेगा। ये एक सेकुलर एजेंडा है, ये एक संवैधानिक एजेंडा है। ये देखना बाकी है। मेरा सवाल बार बार विपक्ष से है कि क्या इसको आज ये मौका है कि इसको बड़ा सवाल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, उतर जा रहे हैं कि नहीं उतर जा रहे। जी अमिताभ ठाकुर जी, आप कई मुद्दों पर PIL करते हैं, कई मुद्दों पर कोर्ट जाते हैं। इस मामले में क्या कोर्ट, आपका अपना अनुभव, मैं तो मानता हूं कि आप तो वकील पूरे बन चुके हैं, खुद अपने मुकदमे लड़ते हैं और कई तरह के चीजों को लेके आप जाते हैं कोर्ट में। इसमें क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को राहत कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ये अगर बुलडोजर चल गया तो भाई, मतलब शिक्षा का मंदिर है मेरी नजर में भाई, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपको नहीं पसंद आ रहा है आजम खान का काम तो उसको आप टेक ओवर कर लीजिए। अमिताभ जी देखिए आलोक जी, मैं समझता हूं इसमें आपने जो कहा उसके दो बिंदु मैं समझ पाया।
एक तो आपने अपनी भावना और एक प्रकार का अपनी टिप्पणी की, उससे मैं सहमत हूँ कि शिक्षा के मंदिर को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह शिक्षा मतलब लगभग सार्वभौमिक होती है। यहाँ तक कि धार्मिक शिक्षा केंद्र भी जो होते हैं उनमें भी धार्मिक भाव बहुत अल्प रह जाता है। तो गत्वा जो बहुआयामी शिक्षा है वही प्रमुख हो जाता है। एक तो यह बात ऐसी है जिसको कोई आदमी क्यों काटे और उसको क्यों गलत कहे। आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। इसीलिए व्यक्ति विशेष से जोड़कर उस पर किसी प्रकार की भावना रखा जाना निश्चित रूप से समाज हित में नहीं होगा। दूसरा बिंदु आपने कहा कि इसमें उनको क्या लीगल रिलीफ मिल सकता है और क्या मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी मान लीजिए मैं मनीष जी जो कह रहे थे, तो मनीष जी उसके एक आयाम पर कह रहे थे कि राजनीतिक दलों को राजनीतिक रूप से इसको जनता तक ले जाना चाहिए। उस फील्ड में मेरा शून्य एक्सपर्टाइज है। मैं जनता के बीच उस हद तक जाके मतलब न तो मेरी उस हद तक पहुंच है और इसीलिए उस बिंदु पर मैं उनसे सहमत होते हुए कुछ उससे अधिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लीगल फील्ड में मेरी ज्यादा जानकारी और पकड़ है या समझ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें क्या रिलीफ मिलेगा इसको लेके तो मैं 100% मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी मुझे कॉमन सेंस जरूर मेरी कहती है कि उन्हें सब कुछ छोड़ के तत्काल न्यायपालिका की ओर रश करना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि अब कागज पे क्या चल रहा है, कागज पे किसने क्या आरोपित किया है, उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या पहलू हैं, यह तो कागज ही बताएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझसे जो न्यूनतम अपेक्षित था वो था कि मैं बेल दायर करूं। एक और मामले में जिसमें मुझे कहा गया कि आप इल्जाम है, तो मैं मुझसे जो अपेक्षित था कि मैं एंटीसिपेटरी बेल दायर करूं, यानी मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो जो न्यूनतम अपेक्षित मेरी निगाह में है उसके लिए शिक्षा के मंदिर को अगर आप जैसे वहां का प्रशासन अगर इसको शिक्षा का मंदिर मानता है, उसके प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मैं उनसे यह न्यूनतम अपेक्षित करूंगा कि उन्हें तत्काल इस मामले में जो भी न्यायिक रिलीफ उनको लगता है, ऐसे मामलों में तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक में आदमी चला जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है और ये उनके पहलू में ये PIL का भी मामला नहीं है। वो प्रभावित पक्ष हैं, अग्रीव्ड पार्टी हैं, पर्सन अफेक्टेड हैं, तो वो कहीं जा सकते हैं, उनको जाना भी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें तत्काल सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मंतव्य और मत है। तीसरी बात आपने कही कि मैं करूं नहीं करूं, तीसरे व्यक्ति के मामले में कई सीमाएं आ जाती हैं। एक तो यह पूछा जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि हाँ नहीं, एक तो मैंने सबसे बड़ी बात पूछी जाती है कि आप जिसके लिए आए हैं वो निरीह तो है नहीं। यह कहना कि ट्रस्ट निरीह है, एक विशाल का ट्रस्ट है, वह निरीह नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मूल रूप से बनाया गया असहाय लोगों के लिए, निरीह लोगों के लिए जो स्वयं नहीं अप्रोच कर सकते हैं। तो एक इतना सार्वभौम इंस्टीट्यूशन निरीह क्यों और कैसे मान लिया जाए, तो एक वह प्रश्न कई बार आ जाता है। दूसरा प्रश्न तथ्यों की जानकारी का होता है कि क्या आरोप लगे। जैसे आप और हम और मनीष जी जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सबके बाद भी उसके मैं कहूंगा कि एक मोरल पहलू पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके लीगल पहलू पर हम लोग टिप्पणी करने की स्थिति में इसीलिए नहीं है कि एग्जैक्टली क्या आरोप लगाया है, कितने सस्टेनेबल है, नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आरोप सस्टेनेबल भी हैं, अगर आरोप फैक्चुअल भी हैं और लीगली बन भी रहे हैं, तब भी न किया जाए, ये हमारा मानना है। हम उसके मोरल स्टैंड पे, उसके सोसाइटल स्टैंड पे कर रहे हैं। तो लॉ के स्टैंड पे कहाँ क्या खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है यह मुझे, आपको या किसी थर्ड आदमी को बाहरी व्यक्ति के रूप में उतनी जानकारी नहीं है। अतः PIL उतनी आसानी से कोई चले जाएंगे, जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि तथ्य ज्ञात करूं, लेकिन सबसे पहले जिसका लोकस है, जिसका राइट है, उसको जाना चाहिए और तत्काल जाना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मंतव्य है। चलिए सर, बड़ी सार्थक चर्चा रही। अब आप दोनों लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ सर से 2-3 मुद्दों पर और बात करनी है, उस पर अलग से समय लिया जाएगा और उनसे फिर से बात की जाएगी। नमस्कार।